فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. काबिल एहतराम असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा, मेरा आज का उन्वान 15 अगस्त का पैगाम एक मुत्तहिद और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की जानिब। आज़ादी से मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं, मगर आज़ादी का बुनियादी तसव्वुर क्या है? जब तक किसी चीज़ का मुकम्मल तसव्वुर हमारे जहन में ना हो, हम उसकी हकीकत को सही तौर पर समझ नहीं सकते। एक तज्ज़िया करने वाले ने आज़ादी की बुनियादी 2 किस्में बताई हैं, एक ईजाबी है और एक सल्बी है। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ों के गुलाम थे और फिर वो गुलामी से हम बाहर निकले। यहाँ पर शहरियों की आज़ादी को मजबूरन रोक लिया गया था, यानी आज़ादी को मजबूर करके रोक लिया गया था कि बंदा कोई काम नहीं कर सकता, उसको उसके हुकूक नहीं मिलेंगे। और दूसरी ईजाबी तारीफ ये है कि आप किसी के अंडर में प्रेशराइज्ड नहीं है, कोई आपको जकड़ के नहीं रखा, बंद करके नहीं रखा, ना आप किसी की मेंटल या फिजिकल स्लेवरी में हैं, मगर फिर भी आप गुलाम हैं। आप हाफिज बन सकते हैं, मौके फराहम है, घर वाले आपको जो है हाफिज बनाने के लिए तैयार हैं, मगर फिर भी आप नहीं बनना चाह रहे, क्योंकि यहाँ पे आप अंग्रेज के नहीं सूसी के गुलाम हैं। यह है ईजाबी। इख्तियार छीना नहीं जा रहा है, आपका इख्तियार एक चीज पर है, मगर फिर भी आप कई चीजों के तहत जकड़े हुए हैं। ये दूसरी आजादी की किस्म है, एक है ईजाबी और एक है सल्बी। ठीक है, इसी को बोलते हैं, एक नेगेटिव पॉइंट है, एक है पॉजिटिव पॉइंट। ये डेफिनेशन का दोनों के दरमियान फर्क करना जरूरी है। अब जिस चीज में हम मजबूर हैं उसमें तो कुछ कर सकते नहीं, अल्लाह ताला 2 हाथ दे के भेजे, तीसरा हाथ कहां से भी निकाल सकते नहीं, 2 हाथों से ही काम चलाना है। यहाँ पर क्या है, इख्तियार के बावजूद जबर है, मगर बहुत सारी चीजों में तो इख्तियार पूरा है, वहां पे कोई रोकने वाला नहीं है। तो अंग्रेजों के गुलाम रह के लोगों ने जो काम किए हैं वो हम अपनी आदतों के गुलाम होकर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे बड़ा अंग्रेज है। मैं मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, यहाँ कोई गोरा तस्वुर में ना है। बहरहाल, आज़ादी का एक मुख्तसर डेफिनेशन आपके सामने रखने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े कि आज़ादी मिलके इतने साल हो गया, करे क्या। सबसे पहला सवाल यही होता, आज़ादी मिल गई, ठीक है, आज़ाद है, अब गलियों में फिरना है, आज़ाद है बोल के नहीं, फिर करना क्या है। दस्तूर को मुरत्तब और मुदव्वन करने वालों के सामने जब ये बात आई कि लोगों को अब करना क्या है, तो नेहरू ने एक लंबी चौड़ी तकरीर दी, और उससे पहले हमारे उलमा ने एक मुस्तकिल खाका लोगों के सामने रखा कि हिंदुस्तान को कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी बनाना है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और उनसे पहले के उलमा सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और फिर बाद के उलमा, सब लोगों ने एक खाका पेश किया लोगों के सामने। लेकिन आज चूंकि हमारे सामने उन्हीं के नाम आते हैं जो बड़े मशहूर हो चुके हैं, तो उन्हीं के हवालों से हमारे सामने एक बात आनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे सामने जो दस्तूर है उस दस्तूर को मुरत्तब और मुदव्वन करने वालों ने आज़ादी का तस्वुर कैसे पेश किया, और आज़ाद होने के बाद बंदों को करना क्या है मुल्क के।
और आजादी मिलने के बाद आजादी को बरकरार कैसा रखना है। और चौथी बात यह है कि आजादी मिली तो क्या ये समझ के खामोश बैठना है कि आजादी मिल गई अब खत्म हुआ, या फिर ये कि इस आजादी को बेहाली ही बाकी रखने के लिए आइंदा क्या करना है, जुमूद से निकलकर। फ्रीज होना नहीं है, फ्रीज हो गए तो कोई भी आ जाता, फ्रीज होना नहीं है। जहां पे फ्रीज हो जाएंगे वहां पे मरीज हो जाएंगे, तो हमें ना फ्रीज होना है ना उसके नतीजे में मरीज होना है। तो जंगे आजादी की मुत्तहिदा फिक्र आज के तनाजुर में अगर हम देखेंगे कि जहां पर सोशल मीडिया हो या फिर ये कि गलियों में होने वाली बातिल की मेहनतें हो, हर जगह से ये समझ में आ रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ नफरत, एक दूसरे के खिलाफ जहर घोलना, कम्युनिटीज को डिवाइड करना, कम्युनिटीज को डिवाइड करना, किसी का छोटा फायदा किसी का बड़ा फायदा, लेकिन हर एक मफाद परस्त है, ये एक मुसल्लम बात है। इस जमाने में जो फिरका बंदी की जा रही है, फिरका वारियत को रिवाज दिया जा रहा है, बाज़ाब्ता ग्रुप्स चलाए जा रहे हैं, तो इन चीजों से निकलकर हमें हिंदुस्तान के शहरियों के सामने इस बात को रखना है कि हमने जिस वक्त हमारे सर तन मन की बाजी लग गई थी, उस वक्त हमने हमारी जान जोखिम में डालकर कैसे हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, और उस वक्त में कैसे मुल्क में रहने वाले अफराद एक दूसरे से दोस्ताना ताल्लुक रखते थे। जंगे आजादी की मुत्तहिदा फिक्र ने लोगों को इख्तिलाफ के बावजूद एक मरकजी नुक्ते पर मुत्तहिद किया। उनके सामने बस एक ही हदफ था, दुश्मन को भगाओ। आज भी जरूरत यह है कि हम देखें कि हमारे सामने क्या दुश्मन है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दुश्मन है, हमारे पास बढ़ते जराइम दुश्मन है, हमारे पास इस्मत दरी के रोजाना बढ़ते हुए केसेस ये दुश्मन है, हमारे पास आउटडेटेड तालीम का निजाम ये हमारा दुश्मन है। हम इन चीजों से निपटना चाहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्शन के करीब कोई आ गया और आप 5 साल को 500 एक बॉटल और एक छोटी सी कपड़े की जो है कैरी बैग हाथ में थमा दिए, आपने पूरे 5 साल का जो है खमियाजा सिर्फ एक कैरी बैग में ले लिया, और फिर ये नहीं देखा कि अब हम जिसको इलेक्ट कर रहे हैं, जिसको अपना रहनुमा और कायद बना रहे हैं, वो क्या करेगा। हम सिर्फ एक छोटी सी रकम पे हम भुला दिए। ऐसा नहीं, ये हिंदुस्तान हमें नहीं मिला, ऐसा हिंदुस्तान, बिकाऊ हिंदुस्तान नहीं मिला, नफरत के शोलों में जलने वाला हिंदुस्तान हमें नहीं मिला। हमें जो हिंदुस्तान मिला और दस्तूर के मुतव्वन करने वालों ने हमें जो दस्तूर दिया, उन लोगों ने दस्तूर के प्रियम्बल में यानी देबाचे में इस बात को वाज़ेह किया कि हमारा दस्तूर उस वक्त तक, किसी भी मुल्क का दस्तूर उस वक्त तक सही दस्तूर नहीं समझा जाता जब तक के उस दस्तूर को इम्प्लीमेंट और नाफिज करने वाले सही ना हो। दस्तूर में ये बात लिखी हुई है, हुकूक इंसानी के मुतालिक ये बात लिखी हुई है, मजहबी रवादारी के, मुसावात के बारे में, तमाम चीजों के बारे में बातें लिखी हुई है। दस्तूर कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, जब तक दस्तूर को नाफिज करने वाले सही ना हो, दस्तूर किसी भी मुल्क का हो वो बेकार है। और ये दस्तूर को मुदव्वन करने वालों ने ही ये बात कही है। और प्रियम्बल, ये जो सोशल फैब्रिक की हम बात करते हैं और इसी तरीके से सेक्युलरिज्म की हम बात करते हैं, ये हमारे दस्तूर के बुनियादी ढांचों में दाखिल है। और जब हमारे दस्तूर पर कोई आंच आएगी तो इसी बुनियादी ढांचे को तोड़कर आएगी वो। तो नफरत के दौर में वीडियो एडिट करने वाले के वीडियो से बहक गए या फिर पोस्ट एडिट करने वाले के पोस्ट से बहक गए, लेकिन जानना चाहिए कि हिंदुस्तान का वफादार कौन है और गद्दार कौन है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम, यानी जो हमारे दस्तूर की जो अक़दार है वो हमें ये बताती हैं कि जितने भी शहरी हैं वो एक दूसरे के साथ मुत्तहिद तौर पर रहे, यानी भाईचारा, मुसावात भी हो उन लोगों में, जात पात के नाम पर, सोशल स्टेटस के नाम पर, हमारे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के नाम पर, हसब नसब के नाम पर ये चीजें ना हो, कोई बड़ा कोई छोटा ना हो, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको एक सफ में खड़ा करता है। और इसी तरीके से फ्रेटर्निटी, भाईचारा हो। आज अगर आप देखेंगे कि जितनी चीजें हमारे सामने आ रही हैं और उनमें बड़े बड़े लोग शामिल हाल नजर आते हैं, वो इन 3 चीजों के भी दुश्मन नजर आएंगे। अक्लमंद को इशारा काफी, हर एक का नाम लेना जरूरी नहीं है, फेहरिस्त लंबी है, सिर्फ किरात करके चले जाना पड़ता। तो प्रियम्बल हमें जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर देता है। तो नफरत के दौर में भाईचारा और इत्तेहाद, ये दोनों को कैसे बहाल किया जा सकता है, सबसे पहली बात ये है।
और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस बात को वाज़ेह तौर पर लिखा है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी, कि सियासी जमहूरियत उस वक्त तक कायम नहीं रह सकती जब तक उसकी बुनियाद में समाजी जमहूरियत ना हो। सिर्फ सियासी जमहूरियत के लिए लड़ाई नहीं थी, समाजी जमहूरियत के लिए भी ये लड़ाई थी। क्योंकि अगर सियासी जमहूरियत के लिए लड़ाई होती तो हर चीज की एक वैलिडिटी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन इतने साल चला, बस खत्म, ये लॉ इतने साल है, खत्म। एक हुकूमत आई गई, कोई हमेशा रहने वाला थोड़ी है। तो सियासी जमहूरियत के लिए समाजी जमहूरियत का बाकी होना जरूरी है, और इसी समाजी जमहूरियत की बका का राज जिसमें मुजमर है वो यही 3 शर्तें हैं कि आजादी हो तमाम को, आजादी कै की, मजहब की आजादी कै की, इजहार ख्याल की आजादी हो, आजादी कै की, आजादी अपनी मर्जी के मुताबिक जो काम, जो मजहब वाला, जो कम्युनिटी वाला आदिवासी है तो वो अपने काम कैसे करता है, उसके रस्मो रिवाज क्या है वो अपने तरीके से करेगा, शादी कैसे करना है, किस कम्युनिटी वाला कैसे करेगा, ये तमाम चीजों की आजादी है। अब आप बोलेंगे ये सब चीजें हैं तो फिर वो मसले कहीं उठ रहे। इब्तिदा में मैं आपको यही बात बताया कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई कानून कितना अच्छा क्यों ना हो, उसको नाफिज और इंप्लीमेंट करने वाले अगर सही नहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की कोई हैसियत नहीं है। किताब आपके हाथ में है, कसरा लगा दो, फतहा लगा दो, पेन आपके हाथ में है, आप कुछ भी कर दो, मरफू को मजरूर, मजरूर को मंसूब कर दो, कौन क्या बोलने वाला है। कई को मौल साहब है, मौल साहब कसरा बोल तो कसरा बोलना है, फतहा बोल तो फतहा बोलना है। समझ में आ रही बात। लेकिन बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन तो ये तमाम इख्तियारात अपने शहरियों को देता है, और यही वफादार हिंदुस्तान के, अपने मुल्क के वफादार वही हैं जो इन 3 चीजों पे खड़े खड़े उतरते हैं। इसके अलावा जो है ये पैरामीटर अगर हम छोटा मोटा सुगरा कुबरा प्रेमिस 1 प्रेमिस 2 और इसके बाद कंक्लूजन निकाल लें तो मुकद्दमा बगैर किसी नकीज और अक्से मुस्तवी के सामने आता है। क्या यही कि गद्दार कौन है और वफादार कौन है, सीधी सीधी बात है। अब एक बात यह है कि हुब्बुल वतनी का मेयार क्या है। हुब्बुल वतनी का मेयार ये 3 चीजें हैं। सियासी जमहूरियत के लिए कौन मेहनत करता है, मुसावात के लिए कौन मेहनत करता है, नफरत से हटकर मोहब्बत के लिए कौन मेहनत करता है। अब बोले देश पहले है या मजहब पहले है, ये सवाल बातिल है, कियास सफसती है, अज़ियाए बातिला है। क्यों? वजह उसकी ये है कि एक क्रिकेट प्लेयर है, नाम उसका मिसाल के तौर पे ले लो सचिन तेंदुलकर, और एक फुटबॉल प्लेयर है, कोई फुटबॉल प्लेयर सलाह है या फिर ये कि मेसी है, नेइमर, रोनाल्डो ले लो आप, फुटबॉल प्लेयर है रोनाल्डो और इसी तरीके से क्रिकेट प्लेयर है सचिन तेंदुलकर। अब सवाल करना है तो एक फील्ड के मुतालिक सवाल होना चाहिए। अब आके क्रिकेट का मौसम चल रहा और बात क्रिकेट पे हो रही, बंदा आके पूछ रहा सचिन अच्छा खेला, नहीं रोनाल्डो अच्छा खेला, उसको बोलेंगे तेरा ये सवाल गलत है, क्योंकि सचिन का ताल्लुक क्रिकेट से है, रोनाल्डो का ताल्लुक फुटबॉल से है। ठीक है, कहां की ईंट कहां का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, सवाल गंदुम जवाब चना। ठीक है, तो ये सवाल ही गलत है। एक मजहब में कौन सा मजहब पसंद है, इस्लाम पसंद है या ईसाइयत पसंद है, ये बात जमने वाली होती, सचिन पसंद या अजहरुद्दीन पसंद, क्योंकि दोनों एक ही फील्ड के हैं। नहीं, एक यहाँ का उठा के ले, एक वहां का उठा के ले, इस्लाम पसंद या देश पसंद। अरे भाई, इस्लाम में देश खुद ब खुद आ गया ना। समझ में वाली बात है। हर सवाल का जवाब डायरेक्ट नहीं दिया जाता, सामने वाले की मक्कारियों को तोलना जरूरी है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कोड इस बात को तय करता है, पैरामीटर देता है, एक स्टैंडर्ड देता है कि हम इस किस्म की चीजों को कैसे तोलें कि देशभक्त कौन है और इसी तरीके से अंध नहीं देशद्रोही कौन है। इस बात का पता किससे चलता, यही पैमाने से, कौन देश को मुत्तहिद करने की फिक्र कर रहा है और कौन देश को तोड़ने की फिक्र कर रहा है। अब 1930 की सत्याग्रह, आजादी की बुनियादी जो मेहनतें हो रही थी उस वक्त में सत्याग्रह है, एक बहुत बड़ा कैंपेन चला अंग्रेजों की खिलाफ वर्जी में, वहां पे अंग्रेजों की मुखालफत हुई। अंग्रेजों की मुखालफत में जो लोग जाके उनका बाइकआउट करे थे और इसी तरीके से अंग्रेजों के कपड़े का बाइकआउट करे थे, इसमें कोई एक बंदा नहीं था, एक मजहब का नहीं था, एक नस्ल का नहीं था, एक कास्ट का नहीं था, इसमें मुख्तलिफ लोग थे, मुख्तलिफ मजहब के थे, मुख्तलिफ कास्ट के थे, तमाम हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, दलित भी थे, सब थे। यह हिंदुस्तान की तस्वीर थी।
वहां पे कौन भी कपड़े देख के नहीं पहचाना। बहरहाल अब ये तो बात हो गई कि फिक्र किस चीज की करना है। आजादी मिल गई, करीब करीब 80 साल आजादी मिल गई, अब फिक्र किस चीज की करना है। जो होना था वो हो गया, जो हो रहा वो सबको मालूम है। अब हमें इस बात की कोशिश करना है कि हम क्या कर सकते, क्योंकि 5 साल में एक बार आने वालों के ऊपर अपनी पूरी तकदीर का दारोमदार नहीं रख सकते ना। रिश्वत के मदार पर, बॉटल के मदार पर, एक बदकमा के मौके पे बांटी जाने वाली साड़ी के बलबोते पर हुकूमतें ज्यादा लंबी नहीं टिकती, नौजवान नस्ल आती, पुराने जाते नए आते, ठीक है। तो अब हमारे को क्या करना है ये तय करना है, क्योंकि हम रहने वाले हैं, हुकूमतें जाने वाली है। मेहनत इस बात की करनी चाहिए कि रहने वालों को क्या करना है, जाने वालों की शिकायत तो होते रहती। वो 50 साल पहले एक बंदा जो हीरो था आज उन्हें विलन बन जाता। कई को दौर लंबा हो गया ना, दौर लंबा होते कि पुराना जना क्या होता, हीरो जो है विलन बन जाता, ठीक है। तो ये दौर के पीछे 5-5 साल वालों के पीछे नहीं पड़ना है। हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाकी हमारे रहना है। मुल्क को चलाने वाले चले जाते मगर मुल्क रह जाता, और मुल्क में मुल्क के रहने वालों को भी रहना है। हुकूमत, इख्तिदार, एडमिनिस्ट्रेशन हमको चलाना है, तो हम क्या करना, इसलिए दस्तूर की हिफाजत करना ये बुनियादी तौर पर शहरियों का काम है, हुक्मरानों का काम नहीं है। दस्तूर की हिफाजत शहरियों का काम है, हुक्मरानों का काम नहीं है। नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी ने 1961 की ये जो कमेटी थी उसने इस बात को कबूल किया है कि कौमी इत्तेहाद का काम हुकूमत अकेली नहीं कर सकती, बल्कि तमाम शहरियों का ये मुश्तरका फरीजा है। नोट कीजिए, नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी NIC ने 1961 में अपनी काउंसिल में इस बात का इकरार किया कि कौमी इत्तेहाद, नेशनल यूनिटी, इसको बाकी रखने के लिए हुकूमत का अमल दखल नहीं, बल्कि शहरियों के अमल को बहुत बड़ा दखल है। और आज हिंदुस्तान जो टूट रहा है, आज हिंदुस्तान के शहरियों में जो फूट डाली जा रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि शहरियों के अंदर ऐसे अनासिर और ऐसे जरासीम भरे जा रहे हैं कि लोग एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर दिए। मुल्क बचाना है तो शहरियों के अंदर बेदारी का आना जरूरी है। और आर्टिकल 51A ये शहरियों पर ये जिम्मेदारी आयद करता है, क्योंकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो मुल्क हमारे ऊपर क्या क्या ड्यूटीज डालता है, उसको फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन, एक शहरी की बुनियादी फराइज क्या क्या है, वो हमें आर्टिकल 51A बताता है कि मुल्क की खुद मुख्तारी को बाकी रखने की कोशिश करे। मुल्क इंडिपेंडेंट हो गया, उसको इंडिपेंडेंट कैसे बाकी रखा जा सकता है, ये कोशिश हम करें। कौम कैसे मुत्तहिद हो सकती है, हम ये कोशिश करें। सालिमियत को कैसे बरकरार रखें, इसमें कोई फितना फसाद ना हो, इसमें कोई दुश्मन आज अड़ोस पड़ोस से घुस ना जाए, और कैसे हम मुल्क की चीजों को बाहर जाने से रोकें। ये तमाम की तमाम चीजें हमें एक बुनियादी हुकूक, बुनियादी फराइज जो एक शहरी के होते हैं, वो तमाम के तमाम आर्टिकल 51A में दाखिल है। और फिर हिंदुस्तान की मुश्तरका सकाफत को महफूज रखना, ये भी एक शहरी के फंडामेंटल ड्यूटीज में दाखिल है। कौमी अमलाक की हिफाजत करना, सिर्फ कोई एक शोशा उछाल दिया और सड़क पे आ गए, सड़क पे आके जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है, बसेस है, पब्लिक प्रॉपर्टीज है, इसी तरीके से कोई हुकूमत की जानिब से बनाया हुआ पुल है या कोई और चीज है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसकी हिफाजत करना, क्योंकि तमाम शहरियों के टैक्स या फिर शहरियों पे जो हमारा टैक्स यूटिलाइज होना चाहिए वो तमाम के तमाम पैसे उसमें लगते हैं। हम कैसे अपने पैसे को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बर्बाद होने से रोकें, ये एक शहरी का बुनियादी फरीजा है, हिंदुस्तानी शहरी का। और इसी तरीके से बच्चों की तालीम का फरीजा, कैसे तालीम 14 से 16 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं जरूरी तौर पर उनको तालीम कैसे दिलाई जाए और तालीम के लिए कैसे मौके फराहम किए जाएं, ये हमारे सामने ये फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। और फिर हुकूमत के सामने जो लोग आवाज उठा सकते हैं वो इस बात की आवाज उठाएं कि हमारे कितने बच्चे ऐसे हैं जो SSC पढ़कर सिर्फ इस वजह से ड्रॉप आउट हो गए कि उनकी माशी हालत उन्हें आगे तालीम प्रोसीड करने का मौका नहीं देती। देखे 500-500 लेकर वोट डालने वालों को किसने मजबूर किया था कि अपने बच्चे को तालीम ना दे।
चलो भाई वोट ये पार्टी को डाल रहे थे, 500 रात में देते कि वो पार्टी को डाल दिए, चलो यहाँ 500 मिले, बच्चे का मुस्तकबिल बिगाड़ने के कितने पैसे मिले, ये तो हमारे इख्तियार में था। प्राइवेट की इस्तेताअत नहीं थी तो गवर्नमेंट की इस्तेताअत थी, गवर्नमेंट में जाने की, उससे कौन रोके। ये आजादी की दूसरी कैटेगरी है, ईजाबी तारीफ में आप इसको लाइए कि ये एक ऐसी आजादी है कोई हमको पकड़ के नहीं रखा, मगर पकड़ के ना रखने के बावजूद हम अपनी आजादी को इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये अंग्रेजों के अंडर गुलाम रहने से बदतरीन गुलामी है ये, कि अपने इख्तियार के बावजूद अपनी आजादी को हम इस्तेमाल ना करें। और आजादी के बावजूद आजादी तो मिल गई और उसके बाद फ्रीज हो गए, जुमूद तारी हो गया, मगर बिगड़ती हालत ये बतलाती है कि आजादी का नाकिस तस्वुर हम अपने दिमागों में बिठा लिए कि आजादी मिल गई, नहीं, बल्कि किसी कौम का जराइम के अंदर मुलव्वस होना इस बात की आइन, ये इस बात की गवाही है कि ये बंदे आजादी के मुस्तहिक नहीं थे। आपको कोई कैद करा, कैद करके मारा, चलो भाई अंग्रेज के दौर में आप थे, कैद कर लिया आपको, कैद करके आपको कोड़े लगाया, कहीं को मार रहा बोले तो बोलेंगे अंग्रेज पूरा सर पे बैठे हुआ है, मारता कुछ भी करता, क्या करना। लेकिन अंग्रेज चले गया भाई, यहाँ पर गली में एक गली वाले के सामने दूसरी गली बाजू घर वाला पार्किंग कर दिया, दोनों में लड़ाई हो गई, मेरे घर के सामने पार्किंग कहीं को करा बोल के, दूसरे दिन देखे तो पुरा दिए उसको, कहीं के वास्ते पुराए, उन्हें मेरे घर के सामने पार्किंग करा था, आओ भाई गलती क्या है, पार्किंग करा, हटा देना था, मगर इतना बड़ा काम। ये शहरियों के ये आमाल और हरकतें ये बताती हैं कि ये लोग अंग्रेजों के हाथ में ठीक थे, समझे, ये आजादी का नाकिस तस्वुर है। और फिर रिपोर्टेड क्राइम्स का अगर आप अंदाजा लगाएं तो देखिए, क्राइम का जब कोई आदाद व शुमार पेश किया जाता है तो ये वही क्राइम होता है जो रिपोर्ट होता है। दो गली वाले लड़ लिए, सर फोड़ लिए, इनके बाबा उनके बाबा आए, समझा के दवाखाने को ले गए, ये क्राइम हुआ मगर रिपोर्ट नहीं हुआ, ये आदाद व शुमार में इन्हें नहीं आता। हाँ, पीएस को गए थे, रिपोर्ट हुआ तो अब वो आदाद व शुमार में आता, तो आदाद व शुमार देख के अपन खुश नहीं हो जाना, 20 लाख लोग आज मार लिए, ज्यादा नहीं है ना, 20 लाख ही है, क्या फर्क पड़ता है इससे, नहीं 40 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, ये रिपोर्ट का रेशो है, ये रिपोर्ट का रेशो है, बच्चे बच्चे मार लिए, नहीं, कार्रवाई कब आती, जब मौल साहब के पास गया मसला, तो समझ में आ रही बात। तो रिपोर्टेड क्राइम्स के जो स्टेटिस्टिक्स है 2021 के, ये पूरे कंफर्म स्टेटिस्टिक्स है जो कोर्ट में रहे या फिर जिनके ऊपर फैसला सुनाया गया या फिर जो स्टिल पेंडिंग थे, 60,60,96,310 ये इतने जराइम रिपोर्ट हुए हिंदुस्तान में। 60 लाख, करीब करीब 4,000 ऐड कर दो इधर से, बहुत सारे रिपोर्ट नहीं हुए सो भी है ना, घर वाले मिलके जो है सुलह कर लिए, सो वो 4,000 भी डाल लो यहाँ पे तो बिल्कुल कितने हो गए, ये 61 लाख, 61 लाख क्राइम्स रिपोर्ट हुए, छोटे मोटे नहीं। इसमें से तकरीबन 36 लाख इंडियन पिनल कोड के अंडर में रिपोर्ट हुए, सो है, मजाक नहीं है ये कोई बाहर मुल्क वाला आके नहीं करा हमारा बिगाड़, बाहर मुल्क वाला आके एक्सीडेंट नहीं करा, बाहर मुल्क वाला आके मर्डर नहीं करा, अंदर वाले कर लिए, सो है। 36 लाख आईपीसी के अंडर फाइल हुए और स्पेशल एंड लोकल लॉज के अंडर में तकरीबन 25 लाख क्राइम्स रिपोर्ट हुए। बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये पढ़ पढ़ाकर हुए हैं ये। और फिर अगर फी कस के हिसाब से बोले 10 में से एक बच्चा अच्छा पढ़ता, 100 में से 3 बच्चे अच्छा पढ़ते, तो कितने लोगों में से 100 के ऊपर बांट दिए, हमारे ऊपर भी डाल के हिसाब लगाए तो 1 लाख लोगों में करीब 500 लोग क्रिमिनल है। 2020 की रिपोर्ट, 2021 की रिपोर्ट, 1 लाख में 445 लोग क्रिमिनल हैं। 1 लाख में 445 लोग, 1 लाख में 445 सिच ना, हिंदुस्तान की आबादी कितनी है वो हिसाब से ये इच बहुत आगे बढ़ जाता, बहुत। और फिर अब आप देखेंगे कि आजादी मिलने के बाद हम लोगों ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, तो 60 लाख जो जराइम है उसमें से 30% जराइम का ताल्लुक जिस्मानी नुकसान से है। सीधा सीधा कितने, 33 लाख या फिर ये के 23 लाख
ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए जिसमें से 30% का ताल्लुक किससे है, जिस्म मुतासिर हुआ। 20% या 21% क्राइम्स ऐसे हैं जिसमें जायदाद वजह बनी, और 29 या 30% क्राइम्स ऐसे हैं कि जो मुख्तलिफ, सर फोड़ दिए, टांग तोड़ दिए, ये छोटे मोटे हैं ये, मगर ये क्राइम्स है। खून निकल गया बोल तो रिपोर्ट हो गई ना, FIR फाइल हो गया ना उसके ऊपर, छोटे मोटे है, ये जान नहीं गई, शुक्र है जान नहीं गई, और 30% ऐसे है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इस्लाम मकासिद शरीयत में हम ये बात जो है पढ़ते, मुहिम्मात शरा मकासिद शरीयत में हिफ्ज जान, हिफ्ज माल, हिफ्ज अक्ल शरीयत के मकासिद में से है। जान की क्या कीमत है, अल्लाह ताला जो है वलक़द कररमना बनी आदम, अल्लाह ताला जो है बनी आदम को, यानी बनी आदम बोल तो दूसरे लोग नहीं, अपन लोग चाहिए, बनी इजाफत वाले जो बनी है ना, अपन लोग चाहिए, दूसरों को नहीं समझना। तो इंसानों को अल्लाह ताला क्या करे, एक शराफत दिए, बुजुर्गी दिए इंसानों को। कई की बुजुर्गी, लड़ाई हो गए तो बाजू वाला पार्किंग करे तो बुला के चाबी लेके, नहीं तो सोसाइटी स्टैंड मार के सा हटा के रख डालना। चाबी से काम चलाना, तलवार से काम नहीं चलाना, ये करामते इंसान का मतलब है ये। और फिर समाज में इंसानी जान की कीमत अगर आपको मालूम करना हो तो NCRB की जो रिपोर्ट है 2022 की, ये 3 साल पुरानी रिपोर्ट इस वजह से पेश कर रहा हूं क्योंकि अब तक हमें पता ये चलेगा कि कितने केसेस 2022 के, 2020 के, 2021 के कितने ऐसे हैं जिसमें इल्जाम तय हो गया, और कितने केसेस ऐसे हैं जो स्टिल पेंडिंग है। इस वजह से 2-3 साल स्टेटिस्टिक्स को पीछे ले जाना पड़ता सही आदाद और शुमार मालूम करने के लिए। अब कल के स्टेटिस्टिक्स लाके मैं रख दिया, आज बोल दिया आपको, आज बोले तो मालूम हुआ कि उन्हें बेगुनाह था, उसके ऊपर झूठा मुकदमा हुआ, तो आपके सामने मैं गलत रिपोर्ट रख दिए जैसा हो जाता। तो 1-2-3 साल का अरसा गुजरने के बाद रिपोर्ट भी पक्की हो जाती, कितने जिंदे हैं कितने बाकी है पक्का मालूम होता। तो ये पुरानी रिपोर्ट 2022 की NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो 51,540, 51,540, सिर्फ 51,540 कत्ल हुए। अगर इसमें बरकत हो गई ना, 1-1 किलोमीटर पे 1-1 घर दिखता, इंसान ऐसी जानवर बनते गए, छोटी छोटी जायदाद के लिए 1 गज बाजू वाला घुस गया, काम तमाम कर दिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसी वहशीपना आते गया लोगों के अंदर। तो 1-1 किलोमीटर को 1-1 घर दिखता, ये इतना पॉपुलेशन दिखता ही नहीं, सरदर्दी नहीं, ट्रैफिक कुछ नहीं रहेंगी, पब्लिक ही उड़ जा रही, 50-50 हजार लोग जा रहे हैं, ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं, आंख मूछ के गाड़ी चला सकते, तो पॉपुलेशन कम हो जाता है। ऐसा 51,540 कत्ल जो है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के तहत आए, जिनमें से 26,000 लोगों का इल्जाम मुतय्यन हुआ, और 2.5 लाख कत्ल अभी भी अदालतों में जेरे समाअत हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलना बाकी है 2.5 लाख लोगों की, क्योंकि अभी कोर्ट में है। जज साहब जब आखिरी फैसला सुनाएंगे तो फिर पूरी फातिहा मुकम्मल तौर पे कबूल होगी, और इंसान की इज्जत उसकी जान से प्यारी है, ये सबको मालूम। बोलते नहीं मारना है मेरे को मार, बाप पे नको जा, अम्मा पे नको जा, बोलते ना ऐसा, ये अंदर की एक फितरत बोल रही, हालांकि उन्हें कितना निकला हुआ रहने दो, अंदर से उसकी फितरत बोल रही इज्जत पे आंच नहीं आना, इज्जत पे आंच नहीं आना। एक बंदा ऐसी बोला मारना है मेरे को मार, हमारे बाबा को कुछ नको बोल, सामने वाला मार दिया। गए वो लोग PS में, जाने के बाद जो है कई को मारे आप इसको, वो भी पत्थर लेके, उन्हें बोला गाली नको दो, मारना है मारो, बोला मैं मार दिया। ठीक है, ये मफहूम मुखालिफ है, ये हादा वल्ला फला। ठीक है, तो 2021 में अब सिर्फ मर्डर ही नहीं हुए, इज्जतें भी उछाली गई। 2021 की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो 1 लाख लोगों में, पूरी रिपोर्ट अगर आप देखेंगे कि फी कस कितना है, फी कस कितना है, फी 1000 कितना है, फी 10,000 कितना है, फी 1 लाख कितना है, रेप केसेस कितने आए, इस्मत दरी के केसेस कितने आए, तो 1 लाख लोगों में 5 लोग ऐसे हैं जो इस्मत दरी के शिकार हैं, इस्मत दरी उनकी हुई है। और ये भी उन लोगों की तादाद बताई जा रही है जो रिपोर्ट हुए, रजामंदी से कितने हुए, पैसे खिलाकर बड़े लोगों ने कितने केसेस सॉल्व कर दिए, फुला केस कर दिया, बड़े बड़े घराने का बच्चा है, ऐसी गंदी हरकत कर दिया, वो बड़े घराने वाले और एक बड़े आदमी को बुला के बोले, वहां गए तो खाली पीली बच्ची की इज्जत जाती थी, नाम खराब होता खानदान का, 5 लाख दिला देता हूं, वो 1 लाख मेरे जेब में आते, 4 लाख आपको। इज्जतों का सौदा ऐसे भी हो रहा है,
इज्जतों का सौदा ऐसे भी हो रहा है। तो ये 1 लाख में 5 लड़कियां इस्मत दरी का शिकार हुई। ये जो आदाद व शुमार आपके सामने है ना, ये सच्चे नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट करे सो है, बल्कि इसकी तादाद डबल भी हो सकती, ट्रिपल भी हो सकती, या फिर 4 टाइम्स ज्यादा भी हो सकती। ये सिर्फ वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। बड़े लोगों के दबाव में दबने वाले केसेस आदाद व शुमार में कभी नहीं आते, और जितने बड़े रहे उतने बड़े फिरौन रहते, वो सबको मालूम है। और फिर 46,127 केसेस, 46,127 केसेस पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आए, और अभी फिलहाल 1,85,000 लड़कियों को इज्जत में, इन लोगों को बरात या फिर इंसाफ मिलना बाकी है। खुले घूम रहे हैं इनके मुजरिम। बहरहाल ये आजाद हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, जहां पे आजादी मिलने के बावजूद शहरी अपने दिल से ये बोल रहे हैं कि हम इस काबिल थे कि अंग्रेज हमें काटे, मारे, पीटे, हम आजादी के काबिल नहीं थे। और फिर हालत बद से बदतर होती चली गई। कोविड-19 के बाद इन केसेस में इजाफा हुआ, और 2018 के बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि खवातीन के खिलाफ जितने जराइम होते ना, जैसे जहेज का जुर्म है, मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई, शौहर अपना दबाव इस्तेमाल कर लिया, जेठ या देवर अपना जोर इस्तेमाल कर लिया, सास जालिम बन गई, ये जो केसेस है ना खवातीन के खिलाफ में चाहते ये केस। खवातीन के खिलाफ जितने केसेस होते हैं उसमें चौथे नंबर पर होने वाला जो जुर्म है वो रेप है, इस्मत दरी है, चौथे नंबर पर है। दहेज कौन से नंबर पर आता उससे बहस नहीं है, छेड़छाड़ किस में आती, ईव टीजिंग, इससे बहस नहीं है। इतनी गंदी हरकत ये चौथे नंबर पर है। ये 2019 के बाद, कोविड के बाद की रिपोर्ट जब सामने आई एनसीआरबी के पास, तो उसके आदाद शुमार आपके सामने है। फिर आपको नोट के तौर पर यह बात बता दूं कि ये सिर्फ वही आदाद शुमार है जो रिपोर्ट हुए, जो रिपोर्ट नहीं हुए वो कितने भी हो सकते हैं। और इससे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि बोलते अरे मौल साहब रिश्तेदार है इनमें पर्दा कई को, अरे मौल साहब चाचा का बेटा, मामू का बेटा, उन्हें कॉलेज से ला लिया, तो तुम लोग भी इतने पुराने जमाने के ख्यालात के हैं क्या मौल साहब? क्या हो रहा, भाई बहन है जी, ऐसा नहीं है। नहीं, शरीयत के जो अहकाम है वो हमारे दिल, दिमाग, फितरत को देख के वजह करे सो है। इस पे नहीं, ऐसा नहीं, एक्चुअली, बेसिकली, ये सब एल साइड में रखना। इस्लाम जो बोल दिया वो हमारे दिमाग, फितरत को देख के रखे सो है काम। तो ये जो इतने केसा हुए ना 60 लाख चिल्लर, उसमें से 93% केसेस में वो लोग मुलव्वस है जो लड़की की जान पहचान वाले थे। समझ में आ रहा? भाई बहन के जैसे रहते ये लोग। भाई बहन है, भाई बहन के जैसे कोई भी नहीं है। अब ये जराइम से निमटने का एक तरीका तो ये बताया जा सकता है कि कानून सख्त हो। भाई कानून कितना भी सख्त हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपको मालूम हुकूमत भी जो है बहुत सारे मौके फराहम कर रही इस चीज के। जब तक अपने से बालातर किसी को हम ना समझे कोई कानून हमें दबा नहीं सकता। ऐसे ही लोगों के बारे में कहा गया है कि कानून बनता है टूटने के लिए। हरी बत्ती जलती है सिग्नल जंप करने के लिए। समझ में आ रहा? ऐसे लोगों के बारे में है वो, कानून बनता है टूटने के लिए। बहरहाल तो जुर्म से निमटने के लिए पहली बात तो हमारे सामने ये होनी चाहिए थी कि हमारे पास ऐसे हराम चीजों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, लेकिन करप्शन इतना भरा हुआ है कि हराम चीजों में भी कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा। और इसी तरीके से महकमे से आप उम्मीद लगाएं, एडमिनिस्ट्रेशन से आप उम्मीद लगाएं, अदालतों के चक्कर आप काट रहे हैं, वहां पर कोई केस आप जो है फास्ट ट्रैक कर दिए, तो आपको इंसाफ कब मिलेगा? इंसाफ उसी वक्त मिलेगा जब अनबायस्ड हो। हजरते उमर जैसा तकवा आना जरूरी है। बात जब
तायीन खिलाफत की आ गई तो अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस तरह हसब नसब कुछ नहीं देखा, अपना बेटा कुछ नहीं देखा, लोगों के हवाले कर दिया, क्योंकि जिम्मेदारी का एहसास उनके अंदर था। तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन लोगों को हम रिश्वत वगैरह देकर अवाम खुद पाल रही है, ये रिश्वत पर पलने के भूखे हो चुके हैं, और अब ये रिश्वत पे पलने के जब भूखे हो गए हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका इंसाफ कोई दूसरा खरीद लेगा, क्योंकि ये आदत तो आपने ही डाली। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ठीक है, तारीख ने देखा है, ये दौर तारीख ने देखा है। ठीक है, रिश्वत की आदत डाल दो और फिर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इंसाफ तो क्या भाई, इंसाफ वो है जो वो बोले। मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक वाकया बता रहे थे कि जब अंग्रेजों की हुकूमत थी उस वक्त में एक साहब थे, कुछ नहीं मालूम था, उनको बिठा दिए, पेपर आए हुए है, अप्रूव करना है। अब कोसा राशन कार्ड के एप्लीकेशन आए, प्रजा पालना के फॉर्म आए, अब देखना एलिजिबल कौन है, कौन मुस्तहिक है, कौन मुस्तहिक नहीं है, कौन टैक्स बनता, कौन टैक्स नहीं बनता, आधार नंबर डाल के आप जो है एलिजिबिलिटी देखना था। तो एक ऐसे चला के बिठा दिए, उन्हें पेपर इधर रख लिया, रख लेके एक पेपर ले रहा, लेके मंजूर, और एक पेपर निकाल रहा गट्टे में से नामंजूर, एक पेपर निकाल रहा, चिटपट ऐसे रख के, भाई क्या क्राइटेरिया देखा तू? बोले तो मेरा जॉब है कुछ मंजूर करना, कुछ ना मंजूर करना, तो हम क्या करें, एक चिट एक पट डाल दिए, तो महकमा चिटपट का हो गया है। इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि महकमे को हमने ही आदत डाली है। ये इंसाफ हकाइक को देखकर नहीं किया जा रहा है, इंसाफ सिक्का उछालकर हेड एंड टेल्स पे किया जा रहा है, इंसाफ पैसे को देखकर किया जा रहा है। तो करप्शन फ्री होना, अनबायस्ड होना, गैर जानिबदार होना, और इसी तरीके से अमीरी गरीबी सोशल स्टेटस को इंसाफ के बीच में ना लाना, ये एक आजाद और मुहिब्बे वतन होने की दलील ये है कि हम अपने भारत में ऐसे कानून को नाफिज करें, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन आए कि जो ये तमाम रजाइल से पाक हो। वो तसव्वुफ में रह रहे थे, खसाइल रजाइल हर जगह जरूरी है, वो हर जगह जरूरी है। वो खसाइल रजाइल एक होना एक नहीं होना हर जगह जरूरी है। और ये जो चीजें हैं ये बुनियादी, ये उसी वक्त हो सकती हैं जो इब्तिदा में जैसा मैं बोला कि समाजी, हम जो है सियासी जमहूरियत के लिए समाजी जमहूरियत का होना जरूरी है, सोशल डेमोक्रेसी जरूरी है। हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए उसी वक्त होगा जब मुसावात हो, अमीर गरीब फैसले में बराबर हो। और फिर दूसरी जुर्म की दूसरी वजह, सॉरी, हम आजादी के मुस्तहिक कई को नहीं है, इसका दूसरा रीजन, थोड़ा सा इसको पलट देना है सब। आजादी के मुस्तहिक कई को नहीं थे लोग, इसका दूसरा रीजन, आप रास्ता गुजरते गुजरते कोई बंदा पी के चबूतरे पे या फिर रोड पे लेटा हुआ है, गाड़ी ऐसा यूं पलटा लेके दूर से जाना पड़ा, कहीं वो तो ऊपर से तो नहीं चढ़ा सकते, वो बेचारा मरफूल कलम है ना, नींद में है ना, तो नाइम मरफूल कलम है, कुछ भी बोलेगा तो मुआखजा थोड़ी होता, तो उन्हें भी वैसी सो रहा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे लोग वैसा सो रहे। इस वक्त समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अब आप देखो शराब पी रहा, भाई बाजू वाला पी रहा, पुकार रहा, बीवी बच्चों को मार रहा, सो जा रहा, हमारे को क्या करना है? नहीं, आपको क्या करना, आपके पैसे जा रहे हैं उसमें, कैसा जा रहे हैं वो थोड़ा अपन डिटेल में देखेंगे। NFHS जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, वो ये बताती है कि तकरीबन 23% हिंदुस्तानी मर्द 23%, औरतें 1.3%, 1/3। इससे ये पता चलता कि मर्द हजरात आगे है। तो 23% हिंदुस्तानी मर्द शराब पीते हैं, और करीब एक एहतियातन, ठीक है, वैसे ये 23 से हटा के थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जितने लिखे हुए हैं उतने ही बोलना है ना। तो खवातीन में ये फीसद 2 और 3 तक भी जाता है, उन लोगों भी कंधे से कंधा मिलाने की फिक्र में है, तो पी रहे। पब्स वगैरह, क्लब्स है, नाइट क्लब्स है, डिस्को वगैरह है, यहाँ पे जा रहे हैं ये लोग भी। तो पीने वाले पी रहे हैं, इससे मेरा मसला क्या बिगड़ रहा? भाई शराब के नतीजे में उसकी तबीयत खराब हो रही नहीं हो रही, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहा नहीं जा रहा, शराब पी के गाड़ी चला के एक्सीडेंट कर रहा नहीं कर रहा, अब उसकी तबीयत खराब हुई तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को फंड टैक्सेस से जा रहा, उन्हें पी के गाड़ी चला के टक्कर मारा, इंश्योरेंस कंपनी या फिर ये कि हुकूमत उसको एक्सग्रेशिया दे रही, या पी के उन्हें कुछ भी ऐसा अला फला काम कर दिया, उन्हें जा रहा, उसके ऊपर हुकूमत का पैसा खर्चा हो रहा, हुकूमत संतूर साबुन पे भी आपका टैक्स जा रहा, लीरिल पे भी जा रहा।
तो आपके पैसे जो टैक्सों से जमा हो रहे हैं, वो आपके बाजू जो पी के लड़ रहा नहीं, उन्हें भी शामिल है आपके पैसे, आपकी जेब काट रहा, मगर डायरेक्ट नहीं काट रहा, इनडायरेक्ट काट रहा। अब ये नहीं बोलना उन्हें पी के मार ले रहा घर में, मेरे को क्या करना है। आपके साबुन पे जो टैक्स के पैसे हुकूमत ली ना, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा इनके हरकतों की वजह से जाया हो रहा। तो हुकूमत के पैसों की हिफाजत के लिए जरूरी ये है कि शराब पर रोक लगाए, शराब पर रोक लगाना। अब जिनको बोलेंगे रोक लगाओ, उन्होंने भी पी लेते, बोलेंगे ठीक है लगाएंगे, देखेंगे मुल्क साहब बोले तो ठीक है। तो ऊपर से नीचे तक है ये सिलसिला, ये पूरी सिलसिला तो ज़हब बोलते नहीं, ये वैसे है पूरा ऊपर से नीचे तक। तो मुल्क को सही सालिम बनने के लिए जरूरी ये है कि पूरी ये सिलसिला तो ज़हब हकीकी माने में सिलसिला तो ज़हब बने। बीच में कोई फिजा आ गया तो बहरहाल, तो शराब पीकर हादसात का शिकार होने वाले आपके टैक्स के पैसों से अपना इलाज करा रहे हैं। शराब के नतीजे में सोसाइटी में जो मारतोड़ हो रही है, उसके नतीजे में जो खर्चा हो रहा है, वो भी आप फैमिली के मसाइल, उसके ऊपर भी आपके पैसे जा रहे हैं। अब करना क्या है, चलो उन सब पी लिया, इन्हें गालियां देंगे, शबे कदर आते कि शराबियां ऐसे वैसे बोल के शुरू हो जाएंगे, मस्जिद में बुला के गालियां देंगे, इज्जत से नहीं। इन लोगों के लिए क्या हल निकाला जा सकता है? सबसे पहला हल यह है कि रिहैबिलिटेशन, काउंसलिंग, बुला के पूछो उनको, बीवी सतारी बोल के आप पी रही हैं, बच्चे सतारे बोल के पी रही हैं, ने ससुराल वाले जहेज कम दिए बोल के पी रही हैं, क्या क्या गम है जो आपके दिमाग को इतना तंग कर रहा है? नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरताओं को थाम ले साकी। अब साकी को भी थामने की जरूरत है, शराबी को भी थामने की जरूरत है, हाँ? लेकिन अब हुक्मरानों को क्या बोलेंगे, ये है मैं कदा, यहाँ रिंद है, यहाँ साकी, सबका इमाम है, इमामी पिवोट निकला तो क्या करेंगे? ठीक है, तो ये सिलसिले को सही सिलसिला तो ज़हब बनाने के लिए रिहैबिलिटेशन, बुला के पूछना, काउंसलिंग करना इनकी, आखिर क्या गम है आपका, कौन सता रहे हैं आपको जो आप पी रहे हैं, इश्क़े लैला में पी रहे हैं, इश्क़े मौला में पी रहे हैं, आप कई को पी रहे हैं, उनकी सही तशखीस करना, दवाएं खिलाना। वो पकड़ के रिहैबिलिटेशन सेंटर वाले, जब बीवी बहुत परेशान हो जाती है और उसके पास पेंशन के भी पैसे आ रहे, तो उन्हें बेचारी क्या करती है, 8-10 हज़ार रुपए देके एक वैन बुलाती, जिस तरह जानवर बढ़ गए गली में तो आती, एक वैन पकड़ लेके जाती, वो हिसाब हो गया इंसानों का। आप देखिए इंसान काबिल एहतराम, मगर जिस तरह कुत्तों की गाड़ी आके कुत्तों को पकड़ लेके जा रही, घर वाले इतने तंग हो गए हैं कि गाड़ी आके पकड़ लेके जा रही उनको। निकलना ना, ये आजादी तो हमारे इख्तियार में है ना, कोई अंग्रेज आके बॉटल नहीं लगा रहा ना मुंह को, कोई अंग्रेज आके पेग नहीं चढ़ा रहा हमारे अंदर। इसके अलावा बाज लोगों के अंदर ये चीज जो है, बाज लोग बहुत शरीफ सलीम मिजाज के रहते, अच्छे रहते, गड़बड़ नहीं करते, पुकारते करते नहीं, 1 साल से पी रहे मगर पड़ोसी को मालूम भी नहीं कि उन्हें पीता बोल के, बहुत डिसिप्लिन रहते वो लोग। ऐसे लोगों को कुछ दिमागी बीमारी रहती, तो ऐसे लोगों को जो है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये थेरेपी देने की जरूरत है वो लोगों को। ठीक है, ये कोई मजे की बात नहीं है। शराब हमने सुना है कि मजेदार नहीं होती, हमने सुना है, ठीक है। और फिर माहौल को बदलना, बच्चा है 11 साल का बच्चा है, आपको मालूम 11 साल के बच्चे भी शराब पी रहे। एक बच्चे से पूछा गया कि आप क्यों पीते हैं, तो नाना चूसना निंदुड़ा तक तुना। कभी कभी शराब की लत जो है माहौल से भी लगती है। और उसके बाद और एक दूसरी चीज जो CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिनको देना है, अब भाई नौबत यहां तक पहुंची कई को शराब पीने की, आपका दिमाग इतना खराब हुआ कई को, उन्हें बोलता नहीं मैं नींद नहीं आ रही थी, नींद से तंग हो गया था, दुरूद शरीफ पढ़ के सुला देना उसको। तो प्रॉपर स्लीप ये भी एक वजह है, नींद नहीं होने की वजह से लोगों के जहन मुंतशिर हो रहे हैं और वो इंतशार को खत्म करने के लिए शराब पी रहे हैं। असल में दिमाग एक ऐसी चीज है जो एक जगह लग के मुतमईन होना, फितरतन दिमाग एक ऐसी चीज है जो एक जगह लग के मुतमईन होना। मुसलमान का खेत उजड़ गया समझो, चलो भाई अल्लाह की ये मर्जी बोल के खामोश बैठता। अब अल्लाह एक चीज ऐसी है जिसपे उन्हें तकिया कर सकता, हाँ अल्लाह की ये मर्जी है बोल के, अब उसके दिमाग को वहां पे सुकून मिल जाता। लेकिन ऐसा शख्स जिसको कोई ऐसी जात नहीं है कि जिसपे उन्हें भरोसा कर सकेंगा, तकिया कर सकेंगा, ईमान
कोई चीज रहेंगी। अब दिमाग का इंतशार कैसा खत्म होना, दिमाग का इंतशार तो खत्म होता नहीं। कई बोल तो अपनी मुसीबत का उन्हें खालिक हकीकी मालूम ही नहीं उसको, तो अब दिमाग को छुट्टी कैसा देना, दिमाग को सुकून कैसा देना। सुकून देने के दो तरीके हैं, बच्चे को राहत देने के दो तरीके हैं, एक तो एक क्लास में सो जाओ बोलो, या एक छुट्टी दे दो। इसी तरीके से दिमाग को सुकून देने के दो तरीके हैं, एक तो अल्लाह पे इत्मीनान करो, या कि दिमाग को छुट्टी दे दो। दिमाग को छुट्टी कैसा देते, बाहर निकालो, या फिर ये कि अंदर रहते हुए बेकार कर दो। अंदर रहते हुए दिमाग को बेकार करना है तो शराब पीना, ये है पूरा। समझ में आई बात? पीने की एक वजह यह है, दिमाग का इंतशार खत्म नहीं होता। उस इंतशार से दिमाग को निजात दिलाने के लिए बाहर तो निकाल नहीं सकते फ्रिज में रखने के लिए, अब एक ऐसी चीज पिला दो कि दिमाग रहता क्या, उसके बाद पूरा उतरने तक दिमाग वापस नहीं आता। तो ये चीज बहुत जरूरी है। फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, वो एडवर्टाइज में देखा फुला टी शर्ट पहने तो उन्हें ऐसा दिख रहा बोल के, भाई उन्हें जिम करके पीना वो टी शर्ट। तू टीवी का मरीज दिखता पतले हाथा लेके वो टी शर्ट पहने, तो कई को खाली पीली एडवर्टाइज में जा रहा, बैनर देख के समझ गया वो पहनते कि मैं भी ऐसी दिखता हूं। नहीं दिखते, ऐसा गलतफहमी है। आईने में देख लेना एक मर्तबा कपड़े पहनने के बाद, ठीक है। तो और एक आखिरी चीज है कि शराब की लत से बाहर निकलने के लिए आदमी को रूहानी सुकून नहीं मिलता। थोड़ा ऊपर बोल दिया मैं आपको, रूहानी सुकून नहीं मिला तो, रूहानी सुकून नहीं मिला तो सुकून देने के लिए दिमाग को जो है कैसा हॉलीडे पे भेजते, शराब पिला के, वो एक बात। और तीसरी बात ये है कि इस जमाने में आजादी के बावजूद लोग आजादी मिल गई तो खुश होना था ना भाई, झंडा चढ़ा के जो तबरुक लेके जाते ना, बूंदी, दो दूध पेड़े या फिर चॉकलेट या फिर एक मौज, साल भर घर चलता आपका उससे। भाई आजादी मिल गई, आजादी को सेलिब्रेट करे, परेड हुआ, वो एक मौज खाते, फिर नेक्स्ट 15 अगस्त तक, 26 जनवरी तक नहीं चलता वो, और 15 अगस्त कहां से आती। वजह यह है कि आजादी मिलने के बावजूद लोगों के अंदर ये जराइम आने की वजह, डिप्रेशन की वजह, या फिर ये कि अपने आप को ऐसे वैसे चीजों में लगाने की वजह ये है कि बंदे अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं, बेरोजगारी। बोलो बेरोजगारी। अल्लाह हिफाजत करे हमारे जवानों की, नौजवानों की, बल्कि सबकी हिफाजत करे। रोजगार की जरूरत नौजवानों को थोड़ी है, सबकी अल्लाह ताला बेरोजगारी से हिफाजत करे। बेरोजगारी मुल्क का इस वक्त का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, और NSSO के मुताबिक हिंदुस्तान में बेरोजगारी 45 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इसमें पकोड़े बेचने वाले नहीं है, मालूम आपको। एक जना बंडी लगा दिया भाई, उसको बेरोजगार नहीं बोलेंगे। छोटे मोटे धंधे कर ले रहे, उसको बेरोजगार नहीं बोलेंगे। ये उन लोगों के फिगर्स आपके सामने हैं जो ऊपर ऊपर देख के बोल दिए इन्हें 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 इन्हें, ऐसा 6.1% यह आदादो शुमार बताते हैं। इससे 4 या 5 गुना ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इसमें एज को फैक्टर बनाया जा सकता है। 90 साल के बुढ़ों पे सर्वे थोड़ी करेंगे, एम्प्लॉयमेंट है नहीं है, उन्होंने तो वजीफे पे है नहीं। जिनको जरूरत है, पढ़े हुए हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा बोले तो ये अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है। अब इसका रीजन क्या है? देखिए, मसले को छेड़ना अलग चीज है, मसले को फिर सोल्यूशन उसका क्या हो सकता है। सबसे बड़ी वजह इस वक्त में बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह यह है कि बच्चा पढ़ रहा, टीचर आए, ऐसा बुक में देखे 2 + 2 = 4, देख रही कॉपी कर रहे हैं, देख रहे हैं कॉपी कर रहे हैं, कमर की एक्सरसाइज हो रही है उनकी, कभी सामने कभी पीछे, बोर्ड पे जैसे का तैसा उतार दे रहे हैं। उनको भी नहीं मालूम क्या है, इनको भी नहीं मालूम क्या है। इन्हों नोटबुक में कॉपी कर रहे हैं, उन्होंने टेक्स्ट बुक से बोर्ड पे कॉपी कर रहे। रन्नुल जरस दिख रही वो बच्चों को, इनको भी समझ में नहीं आ रही वो भिनभिनाहट, ठीक है। तो बड़ा मसला समझ में आया, पढ़ ले रही डिग्री के वास्ते, लेकिन कंपनी में जाते कि उन्हें पहले क्वेश्चन कर रहा। इंटरव्यूअर के सामने सर भी नहीं खुजा सकते ना, तो सर खुजाना चाह रहा इंटरव्यू के टाइम पे, मगर नहीं खुजा सक रहा। क्यों? क्योंकि वो जो पढ़ा वो सर्टिफिकेट के वास्ते पढ़ा, सर्टिफिकेट प्रिंट होके आ गया। कमसलिल हिमार यहमिलु, हाँ असफारा भी नहीं है, यहमिलु डिग्री, खाली वही है, ठीक है। तो आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम आज जो है ऑपरेशन करने की, मैं आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम आपके सामने थोड़ा सा वाजे कर दूं। देखो, आजकल रोबोटिक सर्जरी आम हो गई, मार्केट में आ गई रोबोटिक सर्जरी, ठीक है। उन्हें यहाँ पे दिमाग की बारीक रगे हैं, हाथ की बारीक रगे हैं, देख नहीं सक रहा,
ठीक है, उन्हें यहाँ से उसको कंट्रोल कर रहा, वो इतनी बारीक चीज जो है 10,000 गुना बड़ी दिखाई दे रही उसको, ठीक है। अब उन्हें चावल चुने वैसा नहीं, तरबूज चुने वैसा चुन रहा, उन्हें इंसान के जिस्म में इतना बड़ा दिख रहा, इजी हो गया उसके वास्ते। अब आप रोबोटिक सर्जरी का दौर है, तो आपकी किताबों में किसके मुतालिक बहसे रहना? रोबोटिक सर्जरी के मुतालिक। वो खैंची नश्तर के बारे में लिखे हुए किताब आप पढ़ रहे तो बोलते आउटडेटेड सिलेबस है। समझ में आ रही बात? सिलेबस आउटडेटेड है, तालीमी निजाम कुछ भी नहीं, कॉपी पेस्ट है, इधर काटे चश्मा काट, चश्मा काट चश्मा, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो सिलेबस पूरा आउटडेटेड है, कोई भी सिलेबस काम का नहीं है। और फिर उसके बाद रिक्वायर्ड स्किल्स क्या है? आप अपने बच्चे को 6 अनाविन पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल वगैरह, ये 25 पढ़ा दिए बच्चे को। कभी उससे भी पूछो बता तेरी रजा क्या है, कभी उससे भी पूछो। उसके अंदर सलाहियत है बीकॉम की, बाबा बोल रहे हैं कि उन्हें इंजीनियर बनना, बाबा बोल रहे हैं कि उन्हें डॉक्टर बनना, भाई मार देता, नक्को बनाओ उसको, नहीं पढ़ना चाह रहा उन्हें। वो मरीज मर गया, बोले कहीं को बना रहे भाई तू डॉक्टर, बोल तो बाबा बोले मैं तो बीकॉम में जाना चाह रहा था, डिग्री होना था खाली मेरे को, ठीक है। उम्मत को नुकसान से बचाइए, बच्चों से पूछिए, उनकी काउंसलिंग कीजिए, मालूम कीजिए कि बच्चे एजुकेशन की किस फील्ड के दिलदादा हैं, या फिर दूसरा रोजगार लगा दीजिए। सिर्फ डिग्री के लिए 5-5, 6-6, 10-10 साल खराब करना ये अक्लमंदी नहीं है, ये हमारे इख्तियार। बच्चों की सुस्ती अलग चीज है, कॉलेज और स्कूल को बंक मारना ये अलग मसला है, और इसके पीछे क्या मसले हैं ये अपने आप में एक उन्वान है, ठीक है। आप लोगों को मालूम है, पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, या फिर ये कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता, या फिर ये कि मोबाइल है, कुछ भी नहीं है साहब, किस्मत खराब है। और इसके अलावा एक दूसरी चीज ये है कि जितना मौलवी साहब पढ़े, जितना टीचर या जितना प्रोफेसर पढ़े उतना काफी है, ये चीज किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दी। 1 लाख लोग पढ़ रहे हैं, 2 लाख लोग पढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट कितने बन रहे हैं? अरे पढ़े सो किताब की इबारत, फिर पढ़ने नहीं आ रहा। रात को याद किया, सुबह को भूल गया। तो ऐसी स्किल्स के साथ जॉब लेने जाएंगे तो मार्केट में कौन कबूल करेगा? और फिर इंटरव्यू से पहले रात में दुआ पढ़ रहे हैं कामयाबी की। तकदीर के साथ मजाक है ये, तकदीर के साथ मजाक है, दुआओं का मजाक है, तौहीन है ये। क्योंकि आप वो कंपनी को जाके उसका फायदा नहीं करेंगे, क्लाइंट भाग जाता थोड़े दिन में, कंपनी उड़ जाती, नहीं जाना चाहिए। स्किल, अपने आप को स्किलफुल कैसे बनाएं, वोकेशनल कोर्सेस कैसे सीखें, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज कैसे हम हासिल करें। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग की फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, लॉन्ग लैंग्वेज मॉडल्स है। इसी तरीके से आजकल मार्केट में जो नए नए तकाजे आ रहे हैं, तकाजे बोले तो निकलने के नहीं, पढ़ने के तकाजे, जो नए नए तकाजे आ रहे हैं, वो तकाजों पे अपने आप को कैसा ढालना, ये सीखने के चीजें हैं। मोबाइल लेके शॉर्ट्स देख रहा, 250 3 तस्बीहात मुकम्मल करे जैसा 300 शॉर्ट्स यूट्यूब के मुकम्मल करके सो गया, और फिर सुबह में उठ के रो रहा के आंखां जल रहे, ये हो रहे, नौकरी का इंटरव्यू देना है। भाई शुक्र है कि वो कंपनी वाला बच गया तेरे को नहीं लेके, अगर तेरे को लेता तो पूरा कंपनी बर्बाद कर लेता था। हम स्किलफुल बनने के लिए नौजवान तबका राजी नहीं है। अपने अंदर कौन से स्किल्स लाने चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी का क्या रेट है मालूम होना चाहिए। सिर्फ आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट नहीं, फिजिकल कोशेंट, पीक्यू भी देखना चाहिए। फिजिकल कोशेंट क्या है, एसक्यू भी देखना चाहिए, स्पिरिचुअल कोशेंट कि आदमी की रूहानियत का मेयार क्या है। ये तमाम चीजें एक साथ बिल्ड होती हैं। खाली इमाम गजाली के बारे में सुन लिए, इमाम इब्ने तैमिया के बारे में सुन लिए, इनके बारे में सुन लिए, वो सुन के रह गए। पहले के बड़े लोगों की तारीख पढ़ते खुद, बड़े लोगों के किस्से पढ़ते खुद एक बात बोलते थे, रीड द ग्रेट पीपुल टू बिकम ग्रेटेस्ट। अजीम तरीन बनने के लिए अजीम शख्सियतों को पढ़िए। पढ़ रहे हैं खाली सोशल मीडिया पे डालने के लिए, अच्छा दिखा स्क्रीनशॉट मार लेके स्टेटस पे लगा दिए, 24 घंटे में पारसाई गायब हो जा रही, क्योंकि स्टेटस 24 घंटे तक ही रहता। समझ में आ रही है बात? तो अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन, हाँ मौके की कमी है, इससे इनकार नहीं है, मौके की कमी है, इससे इनकार नहीं है, अपॉर्चुनिटीज भी कम है, लेकिन जहां पर अपॉर्चुनिटीज मौजूद है वहां पर बंदा नहीं लग रहा। कई को बोले तो इसके अंदर स्किल्स की कमी है, सलाहियतों की कमी है। ये गैप को फिल करने की जरूरत है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, तख्लीकी जहन हो, वो पुराने तरीके से कर रहा हर काम, वो पुराने तरीके से कर रहा। दूसरा आता आके चुटकियों में मसले को हल कर लेता, और मसले को हल करके इसका जॉब उन्हें ले लेता।
और जॉब मार्केट तो आजकल डिमांड एंड सप्लाई है, तलब और रसद का मसला चल रहा है। यहाँ पे 60,000 एक की तनख्वाह है और वही काम दूसरा जना 15,000 में कर दूं, बोलते कि इसको रखे उसको निकाल ले। ठीक है, यहाँ पर कोई हमदर्दी नहीं रहती। अब इसके नतीजे में एक पांचवी चीज वजूद में आ रही है। अब कमाने के वास्ते जॉब जरूरी है, सलाहियत तो है नहीं जॉब पे लगने के लिए। फिर अब क्या कर रही हैं? गैम्बलिंग, रम्मी, तीन पत्ती, चिकन जंप। वो मुर्गी कहां तक भागी वहां तक पैसे मिलते। मुर्गी गिरने से पहले तुम बटन दबा दिया तो पैसे आते। मुर्गी गिरी, पॉकेट गिरी, हार गए। भाई जब नहीं रहेगा, कोई हलाल तरीका नहीं रहेगा तो ये मुर्गी उछाल लेते बैठता उन्हें। गैम्बलिंग इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है। एक शख्स ने अपने घर को बेचकर 1 करोड़ से ज्यादा रकम कुछ लोगों से भी कर्जा लिया और लेकर सट्टे में लगाए। क्रिकेट चल रहा था, वो मे बी वो जमाना आईपीएल था या जमाना वर्ल्ड कप, नहीं मालूम पक्का, लगाए थे, ये बात तो पक्की है, मैं जानता हूं उनको। बहरहाल नहीं जानता हूं, तो लगाए उन्होंने पैसे 1 करोड़ या उससे ज्यादा रकम लगा दिए। लगाने के बाद जो है उन्होंने बोले पहले मैं हजारों में खेलता था, अब कमा कमा के बड़ा आदमी बन गया, अब 1 करोड़ आ गए मेरे पास। अब मैं पूरा मैच इंडिया जीतती या ऑस्ट्रेलिया जीतती पे नहीं लगाता हूं, अब मैं मैच पे सट्टा कैसा लगाता हूं, 1 बॉल पे 6 लाख रुपए। मेयर बनने के बाद गाड़ी बदलती ना, तो सट्टे के रेट भी जो है बदलते रहता। तो मेयर उनका बड़ा था, बेचारे दिवालिया हो गया। फिर बचते बचाते लोग जो है आके पकड़ के मारना शुरू करे तो बाहर भी भागे थे। फिर पुलिस में कंप्लेंट करे तो बाहर से आ गए। अब आने के बाद बोले कि मैं तो बैंकक्रप्ट हूं, मेरा तो दिवालिया हो गया, काटे तो 1 रुपया नहीं निकलता मेरे को, क्या निकाल लेते तुम लोग। अब इन्वेस्ट करे सो वाले अपनी किस्मत पे रोना। मैं बोल रहा हूं ना, इधर उधर से फिर के बाद किस्मत पे रोने पे आती, वही हुआ। और दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है बोल के लोगों को मालूम, तो अब लोग बोल रहे हैं 50 दिन में पैसे डबल बोल के तुम्हारे को फोन कर रहे हैं। 50 दिन में पैसे डबल। अब इसके पास थे 10,000 पे, इन्हें दोस्त को फोन करा मेरे को 10,000 दे, अब इसको उसके 10,000 पे भी डबल होना है। इन्हें बोलता नहीं 10,000 दे, 1,000 50 दिन में, उसके ऊपर 1,000 ज्यादा बोल के। उन्हें जो थे ये सिलसिला तो जहां है यहाँ भी, उन्हें इसकन मांगता, उन्हें इसकन मांगता, इन्हें डबल बोलता, उन्हें थोड़े कम बोलता, उन्हें थोड़े कम बोलता। उसके बाद ये पूरी चैन जाके जहन्नम में गिर जाती, पूरी चैन जहन्नम में गिर जाती। ठीक है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने गालिबन अशरतुत तुरुस ये किताब है, वहां पर लिखा है कि इस वक्त में मुसलमानों की जो आफतें हैं, जाहिरी आफात के अंदर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वमिनल आफाति ज़ाहिरती अल आरु मिनल हिरफ, पेशों से आर। अरे ये काम मैं करूं, ये छोटा मोटा काम मैं करूं, छोटा मोटा काम मैं नहीं करता हूं। अरे शर्म आती साहब ये काम करने, ओला या फिर उबर ये काम करने शर्म आती मेरे को, मैं रम्मी में लगा देता हूं, जुए में लगा देता हूं, वहां पे चेन मार्केटिंग का, चेन का एक हिस्सा बन जाता हूं, वो ज़हाब में एक फिजा मैं भी लग जाता हूं, मगर मेहनत नहीं होती देखो मेरे से। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुसलमानों की तबाही के जो ज़ाहिरी असबाब है, उनमें से एक सबब ये है कि लोगों को, मुसलमानों को पेशों से नफरत होने लगी है। आर अल आरु मिनल हिरफ अत-तलवीनु फिल अतइमा, खाने पीने में हर थोड़े दिन में मंदी खाने चले गए, मटन रोस्ट खाने चले गए हर थोड़े दिन में। ठीक है, आमदनी अठनी, खर्चा रुपया, ऐसा होता है। अब वो होटल वाले से दोस्ती हो गई, उन्हें सोच रहा कितना मालदार है कि बेचारा, उसको नहीं मालूम अब्बा की जेब काट के आया बोल के, कमा रहा ही नहीं अब तक, लेकिन दोस्तों को खिला रहा, बड़ा सखी है, हातिम ताई है जमाने का, दोस्तों में बड़ा मकबूल है। ठीक है, अपने पैसे ना हो बाप के पैसों से खिलाता है, ये तो हातिम का भी हातिम है। ठीक है, ये बहरहाल अल आरु मिनल हिरफ अत-तलवीनु फिल अतइमा, और इसके अलावा लिबास में, दिखने में, अपना फिजिकल अपीयरेंस, ये चीजें जो है कैसे अच्छे से अच्छा दिखना, मैं दो लोग मेरे को देखना, सामने देख के अश अश करना, पीछे जाके थूकना, ये चीजें जो है आ गई। अब फिर अब आप देखिए, जिस तरह मदरसा 4 दीवारी का नाम नहीं है,
उसी तरीके से मुल्क और देश भी सिर्फ बाउंड्री का नाम नहीं है। देश बनता है देशवासियों से, मुल्क बनता है शहरियों से। शहरी अगर खराब होंगे तो ये अलामत है मुल्क के खराब होने की, शहरी अगर अच्छे हैं तो ये अलामत है मुल्क के अच्छे होने की। मुल्क को अच्छा करने के लिए शहरियों को अच्छा होना जरूरी है, शहरियों का बासलाहियत होना जरूरी है। मुल्क के लिए साइंटिफिक लेवल पर, इस्लामी लेवल पर, फिक़ही लेवल पर, इसी तरीके से तकरीरी और तहरीरी लेवल पर, रिसर्च के लेवल पर, डॉक्टरी के लेवल पर, इलाज के लेवल पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल पर, और इसी तरीके से सोशल वर्क के तौर पर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़े, कैसे हम गरीबों की मदद करें, कैसे बेवाओं की मदद करें। भाई हाल तो इतना बुरा हो चुका है कि खाते खाते सामने अगर कोई आ गया तो दिल में ये ख्याल आता है कि मेरा खाना इन खा लूंगा। ऐसे ऐसी कंजूस ख्याली के साथ कोई कौम अपने बेवाओं की, यतीमों की, तलबा की कभी मदद नहीं कर सकती। यही कुत्तों की जिंदगी गुजारेंगे और इसी तरीके से मर जाएंगे, कोई नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। काम ऐसे करो कि काम कर जाने के बाद दुनिया आज भी पूछे कि उसने क्या काम किया था। अबुल कलाम आजाद को, इसी तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम को दुनिया आज भी याद कर रही है। कोई प्रॉपर्टी किसके नाम पे नहीं करके गए, मगर उन्होंने कौम और मिल्लत के लिए कुछ किया। हजरत कासिम नानोतवी ने कोई वरसा नहीं छोड़ा माली, मगर दुनिया आज भी याद करती है कि उन्होंने कैसा फलसफा दिया इल्हाद के खिलाफ, उन्होंने कैसा दीनी और इस्लामी और मदारिस का निजाम दिया मुसलमानों को हिंदो पाक में, और इसी तरीके से तमाम दुनिया को कैसे एक रुख पे लाया। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत आज हम सब जानते, पैसे नहीं मिले उनसे हमें खिदमत मिली, और उनकी खिदमत का हमें फायदा ये हासिल हुआ कि हम इंसान बनने में उनकी तालीमात की मदद लेते हैं, और यही इंसान अच्छे बन जाए तो फिर मुल्क अच्छा बनता है। क्योंकि शहरियों का नाम है मुल्क, बाउंड्रीज का नाम मुल्क नहीं है, बाउंड्रीज का नाम मुल्क नहीं है। और इसी तरीके से एक बाशऊर शहरी को इज्जतदार शहरी की तरह अगर रहना है तो कवानीन पे अमल करना जरूरी है, कवानीन पे अमल करना जरूरी है। और जमहूरियत में अपना हक इस्तेमाल करने के लिए अपने लीडर का, अपने कायद का पार्लियामेंट के लेवल पर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लेवल पर, और इसी तरीके से एमएलसी के तौर पर लोगों का इंतखाब करना है, तो इसके लिए हम अच्छे बुरे का इंतखाब करें। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ है या नहीं है, वो सानवी चीज है, मगर उठ के जाके वोट कितने डाले कितने नहीं डाले ये अहम मसला है। शैतान ईवीएम में है या वोट डालने वाले के दिल में है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि हैदराबाद और अतराफ में कितने इलाके ऐसे हैं जहां पर वोटिंग का परसेंटेज कितना था, 20% से भी कम था। ठीक है, रो रहे उन्हें ऐसा कर दिया, उन्हें ऐसा कर दिया। भाई ये नको करो ये प्लीज। आपको जो इख्तियार है, इस बाती दर्जे का जो इख्तियार है ना, यानी खारिजी असर कोई आपके अमल को नहीं रोक रहा, आप अपने अमल को हरकत देने वाला जो काम आप कर सकते हैं वो भी आप नहीं कर रहे हैं। तो शैतान ईवीएम में है, उससे कोई हमारे को एतराज नहीं है, मगर अपने अंदर का शैतान ये बताता है कि 20% वोटिंग हुई। ठीक है, समझ में ये बात है। थोड़ा अकल को जो है काम में लाना। और इसी तरीके से आधार कार्ड बनाना। आधार के क्या क्या फायदे हैं, आप जो है आधार के बगैर आपका राशन कार्ड बनेगा क्या, आधार के बगैर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या, आधार के बगैर आप हुकूमत की स्कीमों को, शादी मुबारक को, और इसी तरीके से एजुकेशनल स्कीम्स जो है, तालीम में आपको जो मदद मिलना है, आप आधार के बगैर कितने काम कर सकते, कितने नहीं कर सकते। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सब्सिडी हुकूमत की तरफ से मिलना था, जिनको हुकूमत की तरफ से तालीम के लिए फंड जारी होना था, मगर उनके मेमो वाला नाम, मेमो वाला डेट ऑफ बर्थ और आधार का नाम, आधार का डेट ऑफ बर्थ या फिर एड्रेस उनका मैच नहीं हो रहा। ये करेक्शन कराने के मसले हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं। डॉक्यूमेंट्स की गड़बड़ी को दुरुस्त करना चाहिए, वोटर आईडी की गड़बड़ियों को दुरुस्त करना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनके वोटर आईडी बन गए? क्योंकि आप जब एक जिम्मेदार शहरी हैं तो एक शहरी को बाइज्जत रहने के लिए जिन जिन चीजों का होना लाजमी है और कानून आपके ऊपर उस जिम्मेदारी को आयद करता है, तो आप उस चीज को अपनाने का इख्तियार क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं? वो लोग जो इस हक को इख्तियार नहीं करते, ये चीख चीख कर अपने दिल की जबान से कहते हैं कि हम आजादी के मुस्तहिक नहीं थे, हम अंग्रेज के हाथ में ही अच्छे थे। क्यों खामखा हमें आजादी दिला दी?
क्यों खामखा हमें आज़ादी दिला दी। तो हिंदुस्तान में रहने के लिए एक बाइज्जत शहरी को, या फिर किस साल में पैदा हुआ बच्चा और किस साल में पैदा होने वालों के लिए डेट ऑफ बर्थ का होना जरूरी है, कौन से कागजात का होना जरूरी है, नाम हर जगह सही रहना जरूरी है। ये छोड़ो भाई, इसमें शेख है, इसमें सैयद है, साहब ही बदल जाते हैं। शेख साहब अलग है, सैयद साहब अलग है। शेख महमूद, सैयद महमूद, फर्क है ना। शेख महमूद मामू का बेटा, सैयद महमूद बाजू वालों का बच्चा। नहीं, शेख सैयद से क्या फर्क पड़ता, नहीं, दुरुस्त कराना जरूरी है। अपने तमाम के तमाम ये चीजें जो है दुरुस्त करा लें, और इसी तरीके से जो सहूलतें हुकूमत दे रही है दिल खोल के इस्तेमाल करें, क्योंकि हुकूमत के पास जो पैसा है वो हमारे ही लिए है। ठीक है, हुकूमत की स्कीमों से फायदा उठाए, आरोग्यश्री से फायदा उठाए, राशन कार्ड से फायदा उठाए, ये सब हमारी सहूलत के लिए है। हिंदुस्तान के शहरियों की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए इस्तेमाल करें। बनेंगे भाई नेक्स्ट टाइम पे, अप्लाई करे सो 1.5 साल के बाद आ रहा। तुम अप्लाई कब करते, फिर आता कब वो? पेपर घूम जाते, हुकूमत के पास भी बहुत कागजात रहते ना भाई, भूल जाते वो लोग। इसलिए लेट नहीं करना, कभी भी लेट नहीं करना। डॉक्यूमेंट्स के इंपॉर्टेंस को जो है समझने की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। इससे लापरवाही करना भी जुर्म है। एक शराबी पी के नहीं बनाया बोल तो मान सकते, जो लोग नहीं पीते उन लोग कहीं नहीं बना रहे। ठीक है, हकीकी माने में आजादी बहुत लोगों को अभी नहीं मिली, या फिर ये कि मिल गई मगर वो आजाद होना नहीं चाह रहे। ऐसे लोगों के बारे में जो है घर वाले बोलते खामखा बोझ है। एक लड़ाई हुई, लोग आके बोले बीवी को, तुम्हारे शौहर जो है आके जो है हमारे बच्चे को मार दिए, गाड़ी जो है तेज लाके स्पीड ब्रेकर से मार दिए। उन्हें बोली ले लेके जाओ। मैं क्या बोल रहे, अच्छा बोझ नहीं बनना, इतना नीचे भी नहीं गिर जाना। ठीक है, तो अब उन्हें एक्सीडेंट करा पी के, समझ में आने वाली बात है। तुम अच्छे रह के नहीं पी के कार्ड नहीं बनाए, तुम नहीं पी के डॉक्यूमेंट सही नहीं करे, तुम नहीं पी के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना लिए, बोलते हो कुछ तो गड़बड़ है। कभी ना कभी उन्हें पिलाया, मालूम तो ये हो रहा। ठीक है, इन चीजों की अहमियत को समझे, और इसी तरीके से तलबा की इमदाद के लिए, गरीबों की मदद के लिए, इसी तरीके से जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर है उनको ओल्ड एज जो पेंशन मिलती है वो पेंशन कैसे हासिल करे, ये हुकूमत की इन तमाम स्कीमों से फायदा उठाए। कई को हुकूमत ये स्कीम लाई हमारे वास्ते, 6 प्रॉमिसेस, कौन है वो, जनाब रेवंत साहब, 6 प्रॉमिस, 6 वादे करे उन्होंने, बस फ्री करे, ये करे, वो करे, बहरहाल तो उन्होंने खुश होते भाई, अपन इस्तेमाल करे तो खुश करो उनको, स्कीमों से फायदा उठाओ, उन स्कीमों से फायदा उठाओ। अपनी कौम और कम्युनिटी के अफराद का जायजा लेना, फिर जाके ज़कात, सदकात वगैरह, नफली सदकात वगैरह ये सब सही तौर पे मुतय्यन हो सकते। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ काम कर रहे हैं, इनको तवज्जो दिलाना लेके जाके। अपन नहीं खर्चा कर रहे अलग बात है, लेकिन जो खर्चा करने वाले हैं सही अफराद तक इनकी रहनुमाई तो कर देना कम से कम। एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब सफर करने के लिए जरूरी ये है, एक हिंदुस्तानी के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुत्तकी हो या गुनहगार हो, और इसी तरीके से तेलंगाना को हो या आंध्रा या यूपी का हो, अपने मुल्क को तरक्की की जानिब ले जाने के वास्ते जरूरी है कि वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को समझे, अपने शहरी होने के एतबार से उसके जो फराइज है उसको समझे, और कैसे हमारा मुल्क आजाद होने के बावजूद आदतों, शराब, जुआ और इसी तरीके से बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट जैसी बीमारियां हैं, ये बहुत सारी बीमारियों से कैसे हमारे मुल्क को 80 साल गुजरने के बावजूद आजादी मिलने की जरूरत है। समझे, इतना होने के बाद भी अभी कोसी की एक आजादी मिलना है। अब वो आजादी कैसा लेना अपन, एक तो बड़ी आजादी मिल गई, झंडा चढ़ा के याद कर ले रहे, अब उसके अलावा दूसरी आजादी भी है, मिठाई खा के भूलना नहीं उसको मुस्तकिल तौर पे याद रखने की जरूरत है। कैसे इन चीजों से हम बाहर निकले और कैसे मुकम्मल तौर पर हम आजाद हो जाए। इस्बाती तारीफ भी हो, नफी वाली तारीफ भी हो। खारिजी असर हमारी आजादी को इख्तियार करने से रोक रहा है या फिर दाखिली उन्सुर है जो हमारी आजादी को बाहर लाने से रोक रहा है, ये दोनों को, सल्बी पहलू भी है, इजाबी पहलू भी है, दोनों तारीफों का यहाँ पर होना जरूरी है। तो आजादी की तारीफ को हद्दे ताम बनाए, हद्दे नाकिस ना बनाए। अल्लाह ताला हमें सही तौर पे इन चीजों को समझने की और फिर मुल्क का एक बाइज्जत शहरी बनने के लिए जो चीजें जरूरी है उन चीजों को समझने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।